नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि दिन प्रतिदिन युवाओं को लेकर तमाम तरह की वीडियो आप देखने को मिलते हैं, तमाम तरह के अनुभवों को लेकर युवा आजकल आगे और पीछे चल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक अनुभव के साथ ही व्यक्ति को आगे आना चाहिए, लेकिन तमाम तरह के देश के अंदर ऐसे स्टार्टअप मौजूद हैं कि कम अनुभव होने के बाद भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलने के बाद लोगों ने अपने आप को अपने तमाम क्षेत्रों में स्थापित करने का काम किया है। ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, पंडित हिमांशु जी। पंडित जी बहुत-बहुत प्रणाम। राधे राधे जी। पंडित जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद भाई साहब। पंडित जी आपने देखा होगा कि आजकल तमाम तरह के युवा तमाम तरह के क्षेत्रों में आगे आ रहे हैं, लेकिन आजकल के बुज़ुर्गों से अगर पूछा जाए तो बोला जाता है कि नहीं, एक प्रॉपर अनुभव होना ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में आने के लिए। लेकिन तमाम नौजवान साथियों ने अपने आप को अनेक प्रकार के क्षेत्रों में साबित करके दिखाया कि हुनर होना चाहिए, अनुभव समय के चलते, कार्य के चलते ही आ जाता है। तो आपने इतनी छोटी सी उम्र में ही इतने ऊपर पद तक पहुँचने का और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का जो पीड़ा उठाया है, आपके अंदर ये मार्गदर्शन किसने किया? ये मेरे पिताजी के पिताजी थे। उनका कहना था कि मैं अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजूँगा। जी। मैं जब गुरुकुल में गया था 2016 में, तो जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। वहाँ से आने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं इतने पद पर आ गया, ज्योतिष इत्यादि का कार्य भी किया, बहुत अच्छा लगा। बड़े-बड़े संतों, बड़े-बड़े महंतों से मिला, बहुत अच्छा लगा। और युवाओं की तरह मैं युवाओं की बात करूँ, युवा शक्ति बहुत ज़्यादा आकर्षित है आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि हमारे जो धीरेंद्र शास्त्री जी हैं ना, वह सनातन को जागृत कर रहे हैं, सनातन की पीड़ा को जागृत कर रहे हैं। इस तरीके से हम भी सनातन के लिए जाएँ, तो हमारा सनातन मजबूत होगा। क्योंकि सनातन हमारा पीछे था, आज भी पीछे है, अब आगे बढ़ेगा जी। आपने देखा होगा जब आपने अपना स्ट्रगल फेस शुरू करा होगा तो तमाम तरह की अड़चनें आपके सामने अपनी युवावस्था को लेकर आई होंगी, क्योंकि एक ये ऐसा क्षेत्र है कि इस क्षेत्र में अनुभव को पहले प्राथमिकता दी जाती है। तो आपने किस तरह की अड़चनों को इस क्षेत्र में देखा? हाँ, ऐसा होता था कि जब हम कहीं कथा वगैरह करने जाते या यज्ञ वगैरह करते थे हम, तो उसमें ये कहते थे कि ये छोटे पंडित जी हैं। बड़ी जी हँसी जी। आती थी कि छोटे, पर हमको ये लगता था कि हम कब बड़े होंगे और कब बड़े प्रस्थान के लिए प्रतिष्ठा करेंगे। हम के मन में हर समय यही बना रहता था, अरे यार कब बड़ा होंगे, कब कैसे ये हिलती रहेगी। अब मैं ऐसा लगता है कि आदमी अब खुद फ़ोन करके बुलाता है हमको। आज के टाइम में हमारी युवा अवस्था बेशक है, पर भोलेनाथ की ऐसी अति भी कृपा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी है मेरी। किस-किस क्षेत्रों में सर आपने अपना जो है सेवा कार्य दिया है? तमाम तरह के यज्ञ कथाएँ होती हैं, तो किसको आप प्राथमिकता देते हैं? जैसे कि बहुत से यज्ञ होते हैं, 108 कुंडी महायज्ञ। अभी अगले महीने आपके 6 मई से जो यज्ञ हुआ था अलीगढ़ में, 108 कुंडी महायज्ञ। कुरुक्षेत्र की धरा पर 108 कुंडी महायज्ञ जो 2500 ब्राह्मणों द्वारा हुआ था। ऐसे ही यज्ञ होते रहते हैं। यज्ञों में ज़्यादा विशेष है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये हमारा धर्म का कार्य है। यज्ञ करना, यज्ञ कराना हमारे धर्म का कार्य है, यज्ञ करना ही विशेष है। इसीलिए हमारा धर्म आगे बढ़ेगा जी। पंडित जी आप देख रहे हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सोशल मीडिया को आप देख रहे हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा टूल पकड़े हुए है। एक एक सोशल मीडिया पे विचार बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है और फैल भी रहा है। युवाओं के अंदर एक मानसिकता उसको लेकर बन रही है कि लोग कह रहे हैं कि शायद किताब उठाए होते तो कावड़ उठाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, ये कावड़ यात्रा है, भोलेनाथ को एक जल अभिषेक करने के लिए होती है। कावड़ यात्रा अपने कंधे पर रख के लाते हैं, कोई डाक कावड़ लाता है, ये जल अभिषेक करते हैं बाबा का। बाबा का जल अभिषेक करने से बाबा को शांति मिलती है। हम एक लोटा भी जल चढ़ाएंगे ना प्रतिदिन भोलेनाथ पर, श्रावण के पावन महीने में भी, तो भोलेनाथ को शांति मिलेगी। इसीलिए इस कावड़ का पवित्र माह चल रहा है। नहीं, लेकिन जिस तरह से युवाओं के अंदर ये सोच फैलाई जा रही है, आपको क्या लगता है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इतिहास में कहीं भी लिखा हो तो मुझे बताएं आप। ऐसा तो मैंने अभी तक पढ़ा भी नहीं है, ना ही किसी संत जी या मतलब आजकल लोग कह रहे हैं कि शिक्षा को पहले प्राथमिकता दी जाए, तमाम धार्मिक कार्य को बाद में प्राथमिकता दी जाए। आपको क्या लगता है ऐसे कलयुग समय में क्या ये संभव है नहीं, या नहीं, नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। पहले अब शिक्षा की जगह अब पहले धर्म के ऊपर लड़ना है, पूजा-पाठ करनी है। अपना कलयुग की जो स्टेट चल रही है, वह कलयुग की प्रथा, कोई अपने माँ-बाप को मार रहा है कलयुग में। कैसा कलयुग है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरई पारा। जूतम पानम स्त्रिया सूना, जूतम पानम, कलयुग में क्या हो रहा है? जुआ खेलना, स्त्रियाँ सूना, स्त्रियों का भक्षण करना। आप देख लीजिए मणिपुर में, बिहार में,
पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, जूतम पानम स्त्री सुना, ये कलयुग का तो ये खेल, सारा कलयुग का खेल है जी। तो आपको क्या लगता है आज आज की डेट में जिस तरह से युवा दिन प्रतिदिन अपने समाज को, अपने धर्म को छोड़ता जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह इनको जागरूक करना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा कि जितने भी हमारे युवा भक्त हैं, युवा साथी हैं, मेरे युवा भाई हैं, जितने भी मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं, उनसे यही प्रार्थना है कि अपने सनातन को जगाएँ और अच्छा बनाएँ, सनातन की तरफ बढ़ें, पूजा पाठ इत्यादि करें, तो उससे आपका लाभ होगा, आपको हानि नहीं पहुँचेगी। एक लोटा जल चढ़ाने से भी भोलेनाथ को शांति मिलती है, वो आपके लिए फलदायक है। आप देख रहे होंगे इस बार एक अनोखा चमत्कार देखने को मिला है कि सावन के पावन महीने को 2 वारों में इस बार जो है प्राकृतिक रूप से दर्शाया गया है। तो इसमें क्या क्या है इसकी स्पेशलिस्टता, थोड़ा इसको दर्शाइए और समझाइए। ये सावन का जो पवित्र मास है वो 15 दिन आगे निकल चुका है। अब ये अधिक मास चल रहा है। अधिक मास जिसको लोंद का माह कहते हैं। इसमें ये 12 महीने बनाए थे। जैसे आपने देखा होगा नरसिंह भगवान का जो अवतार हुआ था उसमें उन्होंने बोला था कि ना मैं सुबह मरूंगा ना शाम को, तो उन्होंने कहा दोपहर में, ना चौखट पे ना धरती पर। ऐसे ही ये 12 महीनों में से एक महीने में भी नहीं मरूंगा, तो इसीलिए 13वां महीना बनाया। आप बता दीजिए जनवरी से लेके दिसंबर तक 12 ही रहेंगे, अभी भी 13 महीना चल रहा है। ऐसा ही है अधिक मास, वे पवित्र मास, वो भी श्रावण के महीने में पड़ रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और अब की बार मैंने देखा है बहुत सी अफवाह फैल रही थी कि 8 सोमवार नहीं, 8 भी सोमवार हैं जी, क्योंकि अधिक मास भी हमारा पूजा पाठ का है, लाभदायक है जी। पंडित जी, मैं जानना चाहूँगा आपको इस क्षेत्र में शिक्षा लिए हुए कितना समय हो गया और कितने समय से आप जो है लोगों को सेवा दे रहे हैं? मेरे को 2016 से मैं विद्यालय से बाहर आ गया था और मैंने 2016 में ही अपना फाइनल कर चुका था। और जब से मैं अपने सनातन की तरफ जागरूक कर रहा हूँ, ऐसे ही हवन यज्ञ करना, अभिषेक पूजा पाठ, बड़ी बड़ी ज्योतिष कार्यालय खुले हुए हैं, उनके साथ में काम करना, अपना स्वयं का कार्य करना। मैं अपनी सनातन की पद्धति को पढ़ना चाह रहा हूँ, सनातन को जगाना चाह रहा हूँ मैं। पंडित जी, हाल ही में मैंने देखा था आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कि आपने गौरक्षा एक संगठन है जिसकी ओर भी आपने अपना कदम बढ़ाया है। तो थोड़ा समझाने का प्रयास कीजिए हमारे दर्शकों को क्या है और का क्या महत्व है और क्यों गौरक्षा के लिए आगे आज के समाज को, आज के युवाओं को आना चाहिए? देखो, मैं परसों 18 तारीख में राष्ट्रीय गौरक्षा संघर्ष से अलीगढ़ से जिला उपाध्यक्ष बना चुका हूँ। हमारे बड़े भाई डॉक्टर आकाश शर्मा ने मंडल अध्यक्ष हैं अलीगढ़ से, उन्होंने मेरे को गौरक्षा दल का जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया है। मेरी यही है कि गौ माता पे जो अत्याचार हो रहे हैं, कोई तेजाब फेंकता है, कोई गड्ढे में डालता है, कोई कुछ मारता है, अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये कलयुग का प्रभाव दिखा रहे हैं सब लोग। गौ माता को तो खाना पूना देना चाहिए है। गौशाला में गौ माता को छुड़वाइए। घर में दूध पीते हैं, दूध पीने के बाद छोड़ देते हैं, ये गौ माता का अत्याचार हो रहा है। यही तो अब कलयुग है, मेन कलयुग यही है, गौ माता पे अत्याचार होना। तो आप इसको किस तरह से रोकने का प्रयास करेंगे? किस तरह आज की जनरेशन के अंदर आप ये विचारधारा डालेंगे कि गाय सिर्फ गाय नहीं है, सिर्फ जानवर नहीं है, वह हमारी माता है, उनसे हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है? देखो, गौ माता को हम आने वाले समय में संगठन को मजबूत करूँगा। संगठन को मजबूत करके एक आंदोलन भी करूँगा। आंदोलन करने के बाद मैं गौ माता की रक्षा के लिए तैयार भी रहूँगा। मेरा यही कहना है कि मैं अब अलीगढ़ में राष्ट्रीय संघर्ष गौ माता का मैं पक्का, मैं पहले भी करा चुका हूँ। गौ माता को पहले भी जो बीमारी मुझे दिख जाती है, मैं तुरंत गाड़ी रोकता हूँ, तुरंत इलाज के लिए फ़ोन करता हूँ। नगर निगम की टीम उपलब्ध रहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि फ़ोन हमारा उठ जाता है, नहीं तो कभी-कभी नगर निगम भी नहीं उठाता है गौ माता के नाम पे। पंडित जी, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं गौरक्षा के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन ये ट्रस्ट प्राइवेट बने हुए हैं, वो इसका लाभ गौ माता तक और गौशाला तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये सरकार है, सरकार तो भेजती है, पर जो सरकार के नीचे लोग बैठे हैं ना, वह बेकार हैं। वो खा जाते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं गौ माता हमारी भूखी पड़ी होगी। पर मैं आज के युवा भक्तों से कहूँगा, जितने भी भक्त हैं, वह एक रोटी पक्का गौ माता के नाम की निकाला करें। आपका संगठन इस रूप में किस तरह कार्य करेगा? अभी देखो, संगठन मजबूत स्थिति में हम पकड़ेंगे और संगठन को मजबूत करने के बाद इसमें गौ माता की रक्षा के लिए अच्छा ही करेंगे हम गौ माता के लिए अच्छा ही करके मानेंगे। पंडित जी, आपने देखा होगा तमाम पंडित हैं और ब्राह्मण होते हैं जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्पेशलिस्ट होते हैं। तो मैं क्या जानना चाहता हूँ, आप भी किसी कार्य क्षेत्र में स्पेशलिस्ट रूप से? देखो, मैं ज्योतिष से हूँ, आप कुंडली इत्यादि में देखता हूँ। और जो बड़े बड़े मुहूर्त वगैरहों में, जैसे कि कुछ अब रक्षाबंधन का भी हो रहा है। अभी मैं आपको बता दूं, रक्षाबंधन 30 तारीख के ना बनाएं तो 31 को बनाने होंगे, क्योंकि भद्रा में हम राखी नहीं बांध सकते हैं।
है। तो इसीलिए अब मैं ज्योतिष का हूँ, ऐसे ही सभी विप्र देवता अपने अपने तरीके से हैं। ये 30 को जो हमारे रक्षाबंधन पड़ रहे हैं, सुबह 10 बजे से लेके शाम 9 बजे तक भद्रा लगेगी। उसके बाद 9 बजे से आप राखी तो नहीं बंध पाएंगे, इसीलिए दूसरे दिन राखी बंधवाएं। तो मेरा यही कहना है कि राखी का भी त्यौहार आने वाला है, तो 31 को ही राखी का त्यौहार करें। जय श्री राधे।